नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास। अच्छा, हिस्ट्री या इतिहास और एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं बीए में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है प्राचीन इतिहास का नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। क्योंकि जब आप मध्यकालीन इतिहास या केवल इतिहास सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो आपको उसमें शुरुआती इतिहास से लेकर के और आधुनिक तक के इतिहास के बारे में यानी आधुनिक काल तक या आप तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना होता है। वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो पढ़ना ही होता है, इसके अलावा विदेशी इतिहास यानी यूरोपीय इतिहास भी पढ़ना होता है। ठीक है, विश्व का इतिहास भी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ना होता है। लेकिन जब आप प्राचीन इतिहास लेते हैं यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि जो कला, वास्तुकला, मंदिर बनाने की शैली, जो धर्म वगैरह से रिलेटेड जो समाज था कैसा था, ये ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको विधिवत तरीके से पढ़नी पड़ती हैं और प्राचीन इतिहास ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका मध्यकालीन इतिहास या इतिहास, दोनों में से कोई एक, यानी कि दोनों मतलब मध्यकालीन इतिहास बोलो इसको, चाहे आप इतिहास बोलो, बात एक ही है। तो मैंने मध्यकालीन इतिहास लिखा है चूँकि बहुत सारे बच्चे मध्यकालीन इतिहास के नाम से ही जानते हैं। इसका सिलेबस जो अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रथम सेमेस्टर में एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया यानी कि प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। टिल से लेकर के 1206 ईस्वी यानी कि जो है शुरुआती से लेकर के या शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास के बारे में पढ़ना है। यानी शुरुआती दौर से लेकर के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डालते हुए, और हमको कहाँ तक पढ़ना है, जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो जाती तब तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा इसमें डीपली आपको नहीं जाना है क्योंकि बहुत लंबा ईरा आपका ये हो जाता है। तो जैसे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको वैदिक सभ्यता के बारे में, उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में और पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में ये सब जानते हुए फिर इसके बाद में आपको आगे आकर के फिर आपको मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, नंद वंश के बारे में, ऐसे आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और कुल मिलाकर के आपको 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जान लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अगर अभी तक नहीं जानते थे तो जान लीजिएगा। सिलेबस इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह वीडियो जो महोदय है इसकी अगर बात की जाए तो यह जो है पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में पूछे गए हैं, 2022, 2023, 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी में एक प्रकार से जो कॉमन क्वेश्चंस है जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने समाहित किया है। और इस श्रृंखला कौन सी है, क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला। ऐसे ही आपने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देखी होगी, कल हुई थी क्लास, ऐसे ही उससे पहले आपने होम साइंस की क्लास देखी होगी, इसके उससे पहले आपने इकोनॉमिक्स की क्लास देखी होगी। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपकी आएगी। आगे चल करके सोशियोलॉजी की क्लास मैं दूंगा। ठीक है, तो 2024-25 यानी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक परीक्षा या नवंबर दिसंबर से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है आपकी 2024 में, उसके लिए एक प्रकार से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आगे चल करके 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन सभी के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पिछले 3 वर्षों में जो पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में समझेंगे। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, चिंता ना करें, इससे पहले हिस्ट्री पढ़ा भी नहीं है तो भी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये ना सोचे कि गुरुजी चैप्टर वगैरह जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन चैप्टर के साथ ही साथ आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी होती है कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन प्रश्नों को मैं बहुत मेहनत करके लाया हूँ आपके समक्ष। तो इन प्रश्नों को एक प्रकार से आप जरूर समझ लें, जान लें। इन प्रश्नों को मैं समझाऊंगा तो आपका यहाँ से चैप्टर भी कंप्लीट होने लगेगा। एक एक टॉपिक और एक एक डाउट जो आपके दिमाग में है वो सब क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के आप चिंता ना करें। देखें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक के क्या कर्तव्य थे, यानी जो टीचर होता था उसके क्या कर्तव्य हुआ करते थे। क्योंकि जब प्राचीन इतिहास के कुछ पहलुओं पर हमको नज़र डालनी है मध्यकालीन इतिहास में भी, तो हमको जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो अध्यापक होता था, एक टीचर होता था, उसके क्या क्या काम होते थे, एक टीचर क्या करता था। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा गया। ये प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में लगातार आ रहा है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टि से या पारलौकिक दृष्टि से प्रदान की जाती थी। यानी कि लौकिक मतलब शिक्षा, वह शिक्षा जो कि अपने इस लोक में एक प्रकार से वैध होती, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से हम
आज के समाज में जीने की कला, ठीक है, उठने बैठने का, किसी के समक्ष बोलने का, या जो वर्तमान की समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए उस शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, वो है लौकिक शिक्षा। और ऐसी शिक्षा जो कि हमको परमार्थ के बारे में जानकारी देती है, हमको उहलोक के बारे में यानी पारलोक के बारे में जानकारी देती है, यानी भगवान कौन थे, भगवान के जो रहस्य हैं, भगवान से रिलेटेड उन रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए शिक्षा या वेद वगैरह पढ़ाए जाते थे, या फिर जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी वो पारलौकिक शिक्षा होती थी। यानी यहाँ पर दो प्रकार की शिक्षाएँ, एक तो आपके जीवन जीने से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी दी जाती थी, और आपको युद्ध कला के बारे में भी पारंगत किया जाता था क्षत्रिय के पुत्रों को। इसके अलावा और भी चीज़ों की शिक्षा यहाँ पर खास करके जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था, ताकि लोग अपने धर्म के बारे में जान पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो भारतीय प्राचीन शिक्षा लौकिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से प्रदान की जाती थी। ठीक है, बालक अल्प अवस्था में यानी कम समय में ही गुरु के आश्रम में चला जाता था। ठीक है, और जहाँ गुरु उसका सर्वांगी विकास करते थे, सर्वांगी मतलब कि चहुमुखी विकास करते थे, बच्चे को हर एक वो चीज़ सिखाई जाती थी जो एक बच्चे को समाज में रहने योग्य बनाती है। ठीक है, यानी बच्चे का एक प्रकार से संपूर्ण चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी, किसी एक विषय का ज्ञान नहीं बल्कि सारे विषय का ज्ञान एक टीचर दिया करता था उस बच्चे को। ठीक है, और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान, लगभग आप देखते हैं जो विद्या अध्ययन का समय है ये 8 वर्ष से लेकर के, ठीक है, 8 वर्ष या मतलब पहले 8 वर्ष से लेकर के लगभग आप मान लीजिए कि 25 वर्ष तक एक प्रकार से विद्या अध्ययन का समय हुआ करता था। ठीक है, ब्रह्मचर्य का बच्चे पालन करते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता था कि जैसे कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, अगर कोई बच्चा विद्या अध्ययन कर रहा है, गुरुकुल में है, तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, उसको एक प्रकार से तमाम प्रकार की जो ये मोह माया है इससे दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बच्चा एक प्रकार से पढ़ता था और गुरु से बड़ा अच्छा संबंध हुआ करता था। गुरु के यहाँ पर ही आश्रम में बच्चे रहा करते थे और भिक्षा मांगते थे। ठीक है, और भिक्षा मांगने के बाद में फिर उसके बाद में जब भिक्षा मांग करके आते थे तो वही भिक्षा के द्वारा जो भोजन मिलता था, मतलब कि जो अन्न मिलता था, उसी से भोजन तैयार होता था। फिर उसके बाद में एक प्रकार से उसी भोजन से सभी लोग एक प्रकार से अपनी तृप्ति, पेट पूजा किया करते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि गुरु के यहाँ पर काम भी करना पड़ता था बच्चों को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वे छात्रों के प्रति अपना निम्न कर्तव्य समझते थे। कौन? गुरु लोग जो होते थे वो छात्रों के प्रति अपने कर्तव्य को समझते थे। क्या कर्तव्य होते थे एक टीचर का, एक गुरु का अपने बच्चों के प्रति? पहला कर्तव्य, यही पूछा गया, क्या कर्तव्य होते थे, समझे? पहला कर्तव्य है छात्रों के निवास और पालन पोषण का प्रबंध करना। यानी कि क्या प्रबंध करना? यानी कि जैसे कि बच्चा का एक प्रकार से कहाँ रहेगा बच्चा, बच्चे के रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था, यानी बच्चे का एक प्रकार से उचित देख रेख, उसका खाना, उसका कपड़ा, इन सभी की व्यवस्था भी गुरु देखता था। ठीक है, इसके अलावा शिष्य के बीमार होने पर उसके रोग निवारण अर्थ औषधियाँ देना, यानी एक प्रकार से दवाई वगैरह जो उस समय हुआ करती थी, औषधि हुआ करती थी, उससे बच्चे अगर बीमार हो जाते थे तो उस बीमारी का इलाज जिन औषधियों से हो सकता था उन औषधियों को दिया जाता था। इसके अलावा छात्रों के एक प्रकार से छात्रों के लिए और भी तमाम प्रकार के कर्तव्य गुरु के हुआ करते थे, जैसे कि छात्रों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी गुरु जी ही कर दिया करते थे। यानी कि अगर कोई समस्या होती थी बच्चों को, छात्रों को, तो गुरु जी के पास जाते थे कि गुरु जी हमको फला नाम की समस्या है, तो गुरु जी उसका उपाय भी बता दिया करते थे। इस तरीके से ये भी गुरु का कर्तव्य हुआ करता था। इसके अलावा छात्रों को पुत्रों की भांति देख रेख करना, यानी कि छात्र को अपने ही पुत्र की भांति देखना, ये गुरु का कर्तव्य हुआ करता था। गुरु एक प्रकार से बच्चों के सुख दुख, इसमें अपना दुख सुख समझते थे, यानी कि बच्चे के दुख में दुखी और बच्चे के सुख में सुखी गुरु हो जाया करते थे। यानी गुरु और शिष्य का संबंध जो था वो बहुत ही एक प्रकार से प्रगाढ़ था, बहुत ही एक प्रकार से सहानुभूति पर टिका हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति एक प्रकार से मर मिटने की भावना रखा करते थे। इसके अलावा छात्रों को अनुशासन में रखना भी गुरु का कर्तव्य हुआ करता था। बुरी आदतों से बचाना भी गुरु का कर्तव्य हुआ करता था छात्रों को। इसके अलावा अच्छा नागरिक बनाना बच्चों को, ये भी गुरु जी का कर्तव्य होता था। और व्यवहारिक ज्ञान देना ताकि बच्चा एक प्रकार से समाज में रहने के योग्य हो जाए, ये भी एक प्रकार से गुरु जी ही बताते थे, जिससे वे भविष्य में जीविकोपार्जन कर सके, यानी अपने जिंदा रहने के लिए तमाम प्रकार की विधि, तमाम प्रकार के वर्क मतलब काम करके अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस तरीके से गुरु जी के कर्तव्य हुआ करते थे वैदिक काल में या प्राचीन भारत में। ठीक है,
तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न खूब दबा के पूछा गया है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। कौन सा प्रश्न भैया? प्रश्न संख्या 2। क्या पूछा गया है ये कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य थे, बताएं। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य हुआ करते थे, ये प्रश्न भी लगातार एग्जाम में खूब पूछा गया है। देखिए, तो वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु के प्रति शिष्य, यानी अभी तक हमने गुरु के कर्तव्य को समझा, अब हम शिष्य के कर्तव्य को समझेंगे, यानी शिष्य का क्या कर्तव्य होता था गुरु जी के प्रति। देखिए, गुरु शिष्य ज्ञान की ज्योति जलाता है, यानी कि गुरु जो होता है वो शिष्य के ज्ञान की ज्योति जलाता है, यानी शिष्य जो होता है वो बुझा हुआ दीपक होता है। जब गुरु नाम की एक प्रकार से लौ उसमें लगती है तब वो एक प्रकार से दैदीप्यमान होता है, वो चमकने लगता है। ठीक है, तो गुरु ज्ञान की ज्योति होता है शिष्य के लिए। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, कहा गया कि बिना पढ़ा नर पशु कहावे। ठीक है, यानी कि अगर बिना शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो पशु की भांति होता है, क्योंकि उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं डेवलप हो पाता। पढ़ने का तात्पर्य केवल यहाँ पर किताबी ज्ञान लेने से नहीं, पढ़ने का तात्पर्य है कि उचित जीवन जीने से रिलेटेड जानकारी ग्रहण करना, वहाँ पर पढ़ना तात्पर्य ये होता था। ठीक है, प्राचीन काल में। आज का पढ़ना तो है किताबी ज्ञान की, सिलेबस पढ़ लिया, वो फलाने सिलेबस पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होता है। जब आप चीज़ों को जानेंगे, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर डेवलप होगा, क्योंकि आजकल की शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक जानकारी भी दी जाती है और इसीलिए बच्चे में व्यवहारिक जानकारी डेवलप होती है। इसीलिए गुरु के सम्मान में शिष्य अपने कर्तव्यों को करते हुए उनके आशीष आकांक्षी रहते थे, मतलब उनके हमेशा एक प्रकार से गुरु जी के कर्तव्य का पालन करते थे, गुरु जी से आशीर्वाद लेने के प्रति हमेशा जागरूक रहा करते थे। शिष्य निम्न कार्यों को अपना कर्तव्य समझ करके पालन किया करते थे गुरुकुल में। कौन कौन से कर्तव्य? जो चेले होते थे गुरु जी के, यानी कि जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो क्या करते थे? पहला काम स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि प्रातः काल उठ करके गुरु का चरण बंदन करना, यानी चरण दबाना, या चरण को मतलब रात्रि में सोने से पहले गुरु जी के चरण भी दबाते थे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, और शुरू प्रातः काल आप रामचंद्र जी को देखें, वो भी गुरुकुल में अध्ययन किया थे, तो वहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावय माथा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि एक प्रकार से मातु पिता वहाँ पर कहाँ पहुँच गए गुरुकुल में, तो वो मातु पिता अपने माता पिता की बात है, नहीं, जब पहले राम जी यहाँ थे या जब गुरुकुल से आए घर पे, उस दौरान वो अपने माता पिता का पैर छूते थे, और जब गुरुकुल में रहते थे जो चरण बंदन किया करते थे अपने गुरु जी का, तो इस तरीके से। ठीक है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, क्या? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई, यानी सारी विद्या अल्पकाल में, यानी कम समय में, बहुत कम समय में सारी विद्या को पान कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से गुरु जो होते थे वो इतने प्रभावशाली हुआ करते थे, सारे विषय की जानकारी एक एक व्यक्ति ही रखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों का कर्तव्य होता था कि उठ करके गुरु जी का एक प्रकार चरण वंदना करें, गुरु जी को प्रणाम करें। दूसरा कर्तव्य स्टूडेंट्स का हुआ करता था, शिष्य का, कि गुरु के नित्य कर्म, हवन, पूजा पाठ की सामग्री की व्यवस्था करना। क्योंकि गुरु जी जो लोग हुआ करते थे ऋषि मुनि टाइप के हुआ करते थे, तो उनके आश्रम होते थे, वो अपनी आश्रम की सुरक्षा के लिए, आश्रम के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए तमाम प्रकार के कर्म, नित्य कर्म, हवन, पूजा पाठ, ये सब किया करते थे। तो इन सभी काम के लिए जो सामग्रियाँ आती थी, उन सामग्रियों की व्यवस्था भी कौन करता था? जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो करते थे। इसके अलावा गुरु गृह में सदैव अग्नि ज्वलित करने का या रखने का प्रयास भी एक प्रकार से कौन क्या करते थे? तो यही लोग किया करते थे। कौन भैया? जो शिष्य हुआ करते थे वही किया करते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से गुरु गृह में सदैव अग्नि ज्वलित रखने का काम करते थे, ताकि एक प्रकार से घर में जो है, जैसे पहले लाइट बिजली तो होती नहीं थी, पहले एक प्रकार से क्या होता था, वही मसाल वगैरह जलाते थे। ठीक है, तो वो सब व्यवस्था किया करते थे। इसके अलावा गुरु के आदेशों का पालन करते थे बच्चे, जो भी गुरु जी कहते थे उसका पालन करते थे। गुरु जी के आदेश पर ही आप देखते हैं ऐसे अर्जुन ने एक प्रकार से पंचाल नरेश द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के समक्ष ला करके पटक दिया था। ठीक है, भिक्षा मांगना, कृषि कर्म करना और पशुओं को चराना, ये भी शिष्यों का कर्तव्य होता था। क्योंकि गुरु जी के यहाँ तमाम गाय वगैरह रहती थी, जिससे दूध उत्पन्न होता था,
दूध रोटी, मट्ठा रोटी, दही रोटी, ये सब पहले खाया करते थे बच्चे, ठीक है। तो पशुओं को चराते थे बच्चे जा कर के, कुछ बच्चे कृषि काम में लगे रहते थे, कुछ बच्चे भिक्षा मांगने के लिए आते थे, यानी जो भोजन आता था वो भिक्षा से राजा महाराजा के यहाँ जाते थे, कुछ मांग करके लाते थे और एक प्रकार से गुरुकुल चलता था। इस तरीके से एक प्रकार से सारी चीज़ें हुआ करती थी। इसके अलावा गुरु को देवता के समान पूजते थे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु की एक प्रकार से पूजा की जाती थी। आजकल कैसे गुरुओं की, मतलब आजकल के गुरुओं की क्या बात है, जैसे मान लेते हैं अभी मैं थोड़ा सा गड़बड़ या कुछ बोल दूं तो हमारा चैनल डिसलाइक करके आप लोग चले जाएंगे और किसी दूसरे से पढ़ने लगेंगे, ऐसे होता है ना। तो अब क्या है कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। मतलब कि आजकल यही चल रहा है कि भाई एक गुरु अगर थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ा रहा है या कुछ बोल रहा है, जैसे हमारे इधर के ओझा जी हैं, ओझा जी को आप जानते होंगे, शायद यूपीएससी लेवल की जानकारी देते हैं, हमारे इधर के ही हैं, ठीक है। हमारा घर पड़ता है इधर वजीरगंज साइड के इस तरफ, सड़क के इस पार, ठीक है, मोहनपुर गांव में, और उनका घर वही एक ओझकपुरवा पड़ता है वजीरगंज के ही बगल में, तो वहाँ पर पड़ता है। दोनों का एक प्रखंड बगल, मतलब कि 2-3 गांव के आसपास ही है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि वो रहते नहीं थे पहले, मतलब अब जब से मैं होशियार हुआ तब से यहाँ पर तो देखा नहीं, बाकी एक प्रकार से अब उनकी वीडियोज़ में मैंने सुना कि इधर के हैं। वैसे इधर के ही मैंने कई लोगों से, मतलब कई लोगों ने बताया कि हाँ इधर के हैं। कहा अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि लगता है एकदम से, मतलब वो जो मर्जी आता है, मतलब कि जो उनमें ठीक लगता है या जो भी मोटिवेशन देते हैं, मैं तो उनके बारे में कमेंट करने के मतलब सक्षम नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी जब बोलते कभी कभी तो कुछ बातें उनकी थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं, मतलब कि एक टीचर ऐसा कैसे बोलता है। लेकिन फिर भी एक प्रकार से जब वो मोटिवेशन देते तो लगता है कि हाँ अभी आज ही जो बोल रहे हैं वो सब कर देंगे, आज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर 1-2 दिन होता है, उसके बाद में फिर से वही चीज़ें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पे गुरु जी, आजकल के गुरु कई प्रकार के गुरु हैं, जैसे खान सर को आप देखें, ओझा जी को देखें, विकास दिव्य कीर्ति को देखें, ऐसे तमाम प्रकार के गुरु आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो एक प्रकार से तमाम प्रकार के विधियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं और बच्चे सबसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, वो वाली हाल है। पहले क्या होता था, एक टीचर, मतलब कि आजकल क्या है, एक बच्चा किसी ने नीट की परीक्षा निकाली, यूपीएससी निकाली, सारी कोचिंगों में बैठ करके उसका इंटरव्यू हो रहा है, सभी कोचिंग में जा रहा है कि अरे हमने पढ़ाया था, वो बोलेंगे हमने। अब बच्चे भी जान गए हैं पूरी होशियारी ना, तो सब अपना फेम बनाने के लिए हर कोचिंग में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बच्चों के बीच में हीरो बनते हैं, एकदम सीना तान के चलते हैं, रील बनती है, वायरल होती है। तो ये सब एक प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। पहले जो शिष्य होते थे एक ही गुरु जी के, जैसे कर्ण को आप देखिए, भीष्म पितामह आचार्य द्रोण किसके, परशुराम शिष्य, परशुराम जी से पढ़े थे। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऐसे ही जितने, मतलब एक ही शिष्य हुआ करते थे। एक आध दो चीज़ों को एक प्रकार से जब लोग अलग से सीखते थे तो उनके गुरु हो जाते थे। इस तरीके से संबंध था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है भैया 3रा नंबर, प्रागैतिहासिक को परिभाषित कीजिए। प्रागैतिहासिक जो एक प्रकार से काल है, ये इतिहास का। प्रागैतिहासिक, देखिए आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 काल आपको इतिहास में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, अंग्रेजी में इसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास से पहले का काल प्रागैतिहासिक कहलाता है। प्रागैतिहासिक युग का अभिप्राय उस प्रारंभिक युग से है महोदय, जब जीव तत्व के अस्तित्व में आकर के क्रमशः पशु योनि और मानव योनि में पदार्पण किया तथा इसका अंत लेखन कला के प्रथम परिचय के साथ स्वीकार किया जाता है। यानी सबसे पहले कौन सा युग आता है, प्राग इतिहास, ठीक है। प्राग इतिहास के बाद में क्या आता है, आद्य इतिहास, ठीक है। और फिर उसके बाद में कौन सा आता है, फिर इसके बाद में आता है आपका इतिहास, ठीक है, इतिहास। तो ये क्या है, प्राग इतिहास, क्या है आद्य इतिहास और क्या है इतिहास। प्राग इतिहास का मतलब जब शुरुआती दौर में एक प्रकार से मानव अस्तित्व में आया, ठीक है, या जीवों का विकास हुआ। जैसे कि इसमें प्राग इतिहास में जैसे कि आप देखते हैं जो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब जो आपको मिलता है, तो मानव का अस्तित्व आया। और एक प्रकार से कब तक रहा ये काल, जब तक एक प्रकार से मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जान गया, ठीक है। मनुष्य लिखना पढ़ना जब तक नहीं जानता था तब तक एक प्रकार से लिखना क्या करता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था तब तक। या एक प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में जो चीज़ें हमको मिली हैं उनको हम तो ना ही एक प्रकार से, मतलब कि
हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही कोई एक प्रकार से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे यहाँ की सभ्यता के बारे में सही से पता चले। बस हम इसके कुछ कार्बन डेटिंग पद्धतियों का प्रयोग करके ही चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमको पूरी जानकारी नहीं मिली। आद्य इतिहास वो काल होता है महोदय जिसमें एक प्रकार से हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं? हमको लिखित साक्ष्य मिले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये प्राग इतिहास में आते हैं, ठीक है। तो आद्य इतिहास में जो लिखित साक्ष्य जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, यानी हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, यानी हमको लिखित चीज़ें मिली हैं लेकिन हम उन लिपियों को अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, उस पर खोज चल रही है। इतिहास काल वह काल होता है या ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य के साथ हम उसको एक प्रकार से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यानी पूरी की पूरी जानकारी मतलब पढ़ने में एक प्रकार से मनुष्य सक्षम है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी जो भी साक्ष्य हमको लिखित मिले हैं उसको हम पढ़ने में सक्षम हैं, वो काल होता है इतिहास काल। तो बेसिकली इतिहास काल जो होता है यहाँ से मुख्य इतिहास शुरू होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इतिहास जो होता है जहाँ से हमको जानकारी जो मिली है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनको हम पढ़ करके उनकी लिपियों को जान पाए हैं कि भाई क्या लिखा है, ठीक है। तो ये होता है आपका 3 इतिहास, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये प्राग इतिहास है जिसमें एक प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ, पशु योनि और मानव योनि में पदार्पण किया तथा इसका अंत लेखन कला के प्रथम परिचय के साथ स्वीकार किया गया। इससे परिलक्षित होता है कि प्राग ऐतिहासिक युग वह युग है जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य पूर्णतः अनुपलब्ध थे, यानी लिखित साक्ष्य भी हमको नहीं मिले हैं। इस युग का मानव पूर्ण रूप से निरक्षर था, बिना पढ़ा लिखा था, वो अक्षरों का ज्ञान उसको नहीं था। यह ऐतिहासिक काल से पहले की कथा का संकेत करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है महोदय, प्रश्न संख्या आपकी 4। प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। यानी सामाजिक संगठन जो था, समाज कैसे एक प्रकार से इकट्ठा था, समाज में किन किन चीज़ों की एक प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी, समाज किन किन मुद्दों पर काम करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और दुनिया की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी घाटियों में ही हुआ है, क्योंकि नदियों में पानी रहता है और उसी पानी की वजह से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, पशुओं के लिए एक प्रकार, चूँकि नदियों के किनारे जो भूमि होती है उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर लोग खेती भी करने में सक्षम होते हैं। नदियों किनारे की भूमि पर एक प्रकार से घास फूस रहती है जिससे पशु लोग चरते हैं और अपना पेट पालन मतलब कि उनका पेट भरता है। और नदियों से एक प्रकार से जो मनुष्य होते हैं उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी हो जाती है, सिंचाई के लिए एक प्रकार से भी व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए जितनी भी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, ठीक है। जैसे नील नदी की सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता है नील नदी के किनारे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता है मोहनजोदाड़ो की सभ्यता ये नदी किनारे हुई सिंधु नदी के, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं कि चीन की सभ्यता हांगहो नदी किनारे हुई। ऐसे ही जितनी भी सभ्यताएं आपको मिलेंगी, ठीक है, वो सारी की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही मिलेंगी, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ। आजकल आप देखते हैं बड़े बड़े शहर जो भी विकसित हुए हैं, वो बड़े बड़े शहर आज खास करके नदी, जैसे दिल्ली के किनारे कौन सी नदी है? यमुना नदी है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं अयोध्या किनारे कौन सी नदी? सरयू नदी है। ऐसे ही आप देखते कानपुर गंगा नदी किनारे बसा, बनारस गंगा नदी किनारे बसा है, ठीक है। लखनऊ आप देखते गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहर आपको दिखेंगे वो एक प्रकार से किसी न किसी नदियों किनारे आज भी बसे हुए आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नदियों से एक प्रकार से नदियों के किनारे का इलाका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, फेमस होता है। तो सिंधु सभ्यता में समाज की इकाई परिवार हुआ करती थी, यानी समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। यानी परिवारों से मिलकर के समाज का निर्माण होता था, कई सारे परिवार इकट्ठा रहते थे। यहाँ के निवासियों के परिवारों की रहने की व्यवस्था पृथक पृथक थी, यानी अलग अलग थी। प्रत्येक परिवार में माता पिता हुआ करते थे, भाई बहन थे, पुत्र पुत्री हुआ करते थे। ये सब एक प्रकार से मिल करके एक परिवार का निर्माण करते थे और कई परिवार मिल करके एक समाज का निर्माण करते थे। उत्खनन मतलब कि चूँकि खुदाई हुई है, तब पुरातत्व की जब खुदाई हुई तो उसके बाद में पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर हमको यह पता चला कि यह सभ्यता प्रकाश में थी। तो उत्खनन में स्त्री मूर्तियों के बहुसंख्या में प्राप्त हुई हैं, जो स्त्रियों की मूर्तियां हैं। इसके कारण विद्वानों की धारणा यह
रही यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। चूँकि स्त्रियों की मूर्तियाँ खूब मिली हैं, पुरुषों की मूर्तियाँ बहुत कम मिली हैं, इस वजह से विद्वानों ने कहा कि जैसे आज का समाज पुरुष प्रधान है, पुरुषों की बहुत मूर्तियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं, या पुरुष आधिपत्य, एक प्रकार से पुरुष मालिक होता घर का। पहले के जो घर होते थे उनकी मुखिया स्त्रियाँ हुआ करती थी, चूँकि स्त्रियों की मूर्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं, ऐसा कुछ विद्वानों ने बताया। ठीक है, कि उस समय माता प्रधान हुआ करती थी, तो मातृसत्तात्मक समाज था। स्त्री मूर्तियों की अपेक्षा पुरुष मूर्तियाँ कम मिलती हैं। समाज में अनेक काम करने वाले लोग हुआ करते थे। डॉक्टर के.एन. दीक्षित बड़े अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने समाज को दो वर्गों में विभक्त किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक था उच्च वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में जैसे पुरोहित हुआ करते थे, राज्य वैद्य हुआ करते थे, ज्योतिषी वगैरह जो होते थे, यानी कि जो वैद्य होते थे, डॉक्टर, जो पंडित जी होते थे, पुजारी लोग वो, और ज्योतिषी यानी जो ज्योतिष वगैरह देखते थे, वो ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले। पुरोहित चूँकि कर्मकांड का ज्ञानी और संस्कृत का विद्वान हुआ करता है, मतलब कि ये जो मतलब बड़े भगवान के बारे में अच्छा जानकारी रखता था। तो पुरोहित जो कर्मकांड पूजा पाठ करवाता था, वैद्य यानी जो दवा देता था, ज्योतिषी जो एक प्रकार से भविष्य बताता था। तो ये सभी उच्च वर्ग में आते थे। और निम्न वर्ग में एक प्रकार दूसरा वर्ग था निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में मछुए यानी मछुआरे जो होते थे, केवट यानी मल्लाह जो होते थे, कृषक यानी खेती करने वाले, वाणिक यानी बनिया, चरवाह यानी एक प्रकार जो गाय भैंस चराते थे, वो सब। ठीक है, तो इस तरीके से मछुए, मल्लाह, कृषक, वणिक और चरवाहे ये सब जो हुआ करते थे, ये निम्न वर्ग में आते थे। तो डॉक्टर के.एन. दीक्षित एक बड़े अच्छे इतिहासकार हैं। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को कहा कि दो भागों में समाज बटा हुआ था। एक वर्ग था उच्च वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी शामिल थे, और निम्न वर्ग में मछुए, मल्लाह, कृषक, वाणिक और चरवाहे शामिल हुआ करते थे। कुछ विद्वानों ने समाज को चार भागों में बांटा है। जैसे कुछ विद्वानों ने समाज को कितने भागों में बांटा? चार भागों में, जिसमें पहला विद्वान वर्ग होता था, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा राजकीय अधिकारी वर्ग और चौथा व्यवसायी और श्रमजीवी वर्ग। ठीक है, इस तरीके से एक प्रकार चार वर्ग होता था। तो विद्वान, योद्धा तथा राजकीय अधिकारी, ठीक है, व्यवसायी और श्रमजीवी, ये चार वर्गों में समाज बटा हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वे युद्ध प्रेमी नहीं थे, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो युद्ध में कम विश्वास रखते थे। युद्ध वगैरह बहुत कम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास दिखाई पड़ेगा, यानी युद्ध के प्रेमी बिल्कुल भी नहीं थे। उनका सामाजिक जीवन सुख शांतिपूर्ण था, आपस में मेल भाव से मैत्री के साथ रहते थे, यानी उनका संबंध जो था समाज का वो बहुत ही सरल था। समाज में संघर्ष नाम की चीज़ या आपको कम दिखाई पड़ेगी। समाज में सहयोग की भावना सिंधु घाटी समाज में आपको दिखेगी। सामाजिक दशा उन्नत अवस्था में थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो एक प्रकार से इस तरीके से एक उन्नतशील समाज था, और इनके संबंध बहुत ही परिपक्व थे, बहुत ही मधुर थे, बहुत ही एक प्रकार से सुरम्य थे। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ये भी प्रश्न लगातार परीक्षा में खूब पूछा गया है। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में इतने अधिक मात्रा में आ गए कि इनको मजबूर होकर के मुझे बताना पड़ा। और ऐसे ही और तमाम प्रकार के प्रश्न अभी बच रहे हैं जो कि एक आध दो बार पूछे गए हैं, तो उनको भी मैं देने का प्रयास करूँगा। यानी मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, रिवीजन क्लास, इन सभी के माध्यम से मैं आपको इतना तैयारी करवा दूंगा कि आप अपनी परीक्षा में ऐसे कॉन्फिडेंस होकर के, ठीक है, अपना सर ऊँचा करके जाओगे परीक्षा देने के लिए। मतलब ये आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे 2-3 मॉडल पेपर अगर आपने देख लिए, 4 मॉडल पेपर देख लिए, तो उसमें इतनी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि आपको एक प्रकार से परीक्षा में जाने के लिए इतना मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप सोचोगे कि एक प्रकार से कहीं से मैं पढ़ के आया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। 5वां प्रश्न है कि वैदिक कालीन नारियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। वैदिक काल यानी कि जब वेदों का काल रहा होगा, उस दौरान जो नारियां थीं, जो स्त्रियां थीं, उनकी क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। वर्तमान में आकर के अब स्त्रियों की दशा सुधरने लगी है, लेकिन बहुत पहले वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा बहुत ही उच्च क्वालिटी की थी। फिर बीच में आकर के डाउन पड़ी, फिर उसके बाद में लगातार कुछ समय तक डाउन ही रही। अब जाकर के एक प्रकार से नारी उत्थान की ओर आगे बढ़ रही हैं या बढ़ चुकी है लगभग। ठीक है, देखिए, वैदिक काल यानी वेदों का काल, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, यानी स्त्रियों का सम्मान होता था। स्त्रियां उच्च एक प्रकार से पदों पर आसीन भी थीं। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार, स्त्रियों को देवी मान करके पूजा जाता था।
स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने और अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यानी स्त्रियां एक प्रकार से अपने जीवन साथी को, अपने एक प्रकार से पति को चुनने के लिए स्वतंत्र थी। यानी कि वो एक प्रकार से अपने हस्बैंड को चुन सकती थी, यानी शादी के लिए लड़का देख सकती थी। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा भी ग्रहण कर सकती थी। स्त्रियां गृह स्वामिनी समझी जाती थी। गृह स्वामिनी मतलब कि घर की रानी या घर की मालिक समझी जाती थी ऋग वैदिक काल में। ठीक है, एवं पत्नी के रूप में सभी धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी। यानी एक प्रकार से क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, यानी कहीं पर भी अगर पर कोई क्रीड़ा में कोई पति जा रहा है, क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, कोई समाज उत्सव हो रहा है या कोई कुआं वगैरह खुदवाया जा रहा है या कोई पूजा पाठ में बैठना है, तो स्त्री अर्धांगिनी के रूप में बगल में बैठती थी। बाम अंगे गिरिराज तनया जाय भवानी सती, यानी बाम अंग और दाहिने अंग दोनों तरफ एक प्रकार से बैठती थी। और इस तरीके से स्त्रियों का एक प्रकार से आधा अंग पुरुषों का माना जाता था। पुरुषों के हिस्से में आधा स्त्रियों का हुआ करता था। और आज भी वही परंपरा आप देखते वैदिक कालीन परंपरा है कि जब भी कोई पुरुष पूजा पाठ करने बैठता है तो स्त्रियों को बैठा करके ग्रंथि बंधन होता है। उसके बाद में फिर एक प्रकार से वो पूजा करने का अधिकारी होता है। यानी स्त्रियों का एक प्रकार से पूजा में बिल्कुल बैठना उचित माना गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पत्नी के रूप में सभी धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी पत्नियां। पत्नी के बिना धार्मिक अनुष्ठान अधूरा माना जाता था। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब रामायण काल आया, महाभारत मतलब कि वो तो वैदिक काल की मैं बात करूँ, वैदिक काल में भी और रामायण काल में भी आप देखेंगे, महाकाव्य काल जिसको कहते हैं, महाकाव्य काल में भी स्त्रियों की स्थिति उच्च कोटि की थी। जैसे कि आप देखेंगे महाभारत में चाहे रामायण में, आप रामायण में देखिएगा माता सीता, ठीक है, जब माता सीता नहीं रहती हैं, जंगल में रहती हैं, तो स्त्री का इतना स्थान होता है कि भाई पहले कहा गया कि जंगल से सीता जी को बुलवाएं तब पूजा हो। राजसूय यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो स्त्री की उसमें ज़रूरत पड़ी। तो लोगों ने कहा कि अब भाई सोने की, चूँकि सीता जी मिल नहीं रही थी या फिर उनको एक प्रकार से कोई सूचना नहीं थी या कुछ ऐसे कुछ बात थी, तो चूँकि वो जंगल में थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि कहा गया कि अब जो है सोने की एक प्रकार से सीता जी की मूर्ति उन्हीं के भार के बराबर बनाई गई और वो राम जी के बगल में बैठ करके फिर उनसे ग्रंथि बंधन करवाया गया, फिर पूजा शुरू हुई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी बिना स्त्रियों के पूजा पाठ अधूरा माना जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये वैदिक काल में भी था और महाकाव्य काल में भी आकर के रहा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते हैं ऋग्वेद में घोषा नाम की स्त्री का वर्णन है। लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी, ठीक है, विश्ववारा, ये सब तमाम प्रकार की विदुषी नारियों के उल्लेख मिलते हैं जो कि बहुत विद्वान भी थी और अपने स्तर पर एक प्रकार शिक्षा ग्रहण भी कर चुकी थी। इन्होंने ऋषियों की तरह ही ऋचाओं की रचना करी है। ऋचा मतलब कि जो वेदों के एक प्रकार से जो ज्ञान है, वेदों में जो सूक्त वगैरह हैं, ऋचाएँ हैं, उनको लिखने में ऋषियों की भांति घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, निवावरी और विश्ववारा, गार्गी, मैत्री, इन सभी लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में स्त्रियों के युद्ध भूमि में भी जाने के उदाहरण मिलते हैं। यानी ऋग्वेद में यहाँ तक की उदाहरण मिलते हैं कि स्त्रियाँ युद्ध भूमि में भी जा करके युद्ध किया करती थीं। ठीक है, यहाँ तक कि महाकाव्य काल में भी आप देखते हैं स्त्रियाँ युद्ध भूमि में जाती थीं। कौन? जैसे कैकेयी माता गई थी देवासुर संग्राम में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल आते थे। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद वाला काल, उसमें स्त्रियों की दशा में थोड़ी बहुत गिरावट आ गई। अब समाज में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। पुत्री के जन्म पर लोग दुखी हो जाते थे उत्तर वैदिक काल में। परिवार के, जबकि आप देखते हैं पुत्री के जन्म पर लोग दुखी होते हैं, लेकिन पुत्री के जन्म को लेकर के एक प्रकार से मैं बता दूं, आजकल एक कथा बड़ी फेमस है, आजकल क्या बहुत पहले से फेमस है, सत्यनारायण स्वामी जी की कथा। सत्यनारायण प्रभु की कथा जो है बहुत फेमस है और हर पंडित जी लोग सत्यनारायण जी की कथा सुनाते हैं। ठीक है, उसमें एक प्रकार से उसमें है कि जब लीलावती कलावती की कथा है तो उसमें एक प्रकार से होता है कि भाई लीलावती कला मतलब कि कलावती जो होती हैं उनके एक प्रकार से पुत्री नहीं होती, मतलब कोई संतान नहीं है, तो मानते हैं कि भाई हमारे अगर संतान हो जाएगी तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि उसमें एक शब्द लिखा गया है कि जो है 10वें मासी वे तस्या, उसी पुस्तक में लिखा है 10वें मासी वे तस्या कन्या रत्न मजाएत। ठीक है, 10वें मास यानी 10 मास बीत जाने के बाद 10 चंद्रमास और 9 महीने बीत जाने के बाद में उस एक प्रकार से स्त्री को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, पुत्री रत्न की प्राप्ति, कन्या रत्न मजाएत। ठीक है, यानी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, तो कन्या को रत्न का दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि एक प्रकार से जो स्त्रियों की स्थिति है वो बड़ी ही ठीक ठाक रही, लेकिन बीच में आकर के कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ कि स्त्रियों की स्थिति में बड़ी गिरावट आई, स्त्रियों की स्थिति में। ठीक है,
दुखी होते थे। परिवार के अनेक धार्मिक कार्य स्त्रियों के स्थान पर पुरोहित करने लगे थे, जिससे स्त्रियों का महत्व कम हो गया था। परंतु इस काल में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। यजुर्वेद शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त बताता है, यानी कि एक प्रकार से अगर यजुर्वेद एक जो अगला वेद है यजुर्वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है, तो जो दूसरा वेद है यजुर्वेद, उसमें बताया गया कि अगर शिक्षित स्त्री पुरुष से उनका विवाह होता है, दोनों पढ़े लिखे जानकार हैं, तो एक प्रकार से वह विवाह उपयुक्त था, ठीक ठाक था, बाकी विवाह नहीं उतना उपयुक्त था। जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ये सब इस युग की महान विदुषी महिलाएं थीं जिनको शिक्षा का अधिकार था। यानी उत्तर वैदिक काल में भी एक सम्मानजनक स्थिति जरूर बनी थी, थोड़ा बहुत डाउन जरूर हुई स्थिति, लेकिन स्थिति समान थी। लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थितियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको ऐसे कोर्स लेना है, अब कोर्स में क्या मिलता है, आपको पीडीएफ मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्स में आपको क्या मिलता है, पीडीएफ मिलता है। ऐसे हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सिलेबस आप लोग देख ही चुके हैं, तो हिस्ट्री में आपको पीडीएफ, जैसे ये क्लास हो रही है, इस क्लास की जो ये सब लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सभी की ये सब पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगी। करना क्या है, 91 61 93 60 62 ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको केवल हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा सा भी छोड़ दें इंग्लिश को, बाकी सभी विषय के पीडीएफ जो होंगे वो आपको एक प्रकार से मिलते रहेंगे हमारे चैनल, मतलब कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको एक प्रकार से 100 रुपीज़ एक प्रकार से पे करने होते हैं, और इसी 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के कोर्स में ऐड कर दिया जाता है। यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, उस कोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स के अलावा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, ठीक है, जैसे ये मैराथन क्लास हो रही है, ऐसे और 2-3 मैराथन क्लास, मॉडल पेपर और सारे आपको मिलेंगे, महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम प्रकार की वीडियोज़ आपको, और हर एक सब्जेक्ट की, जैसे कि यहाँ पर आपके हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के अलावा आपका 2 सब्जेक्ट आपका मेजर का और होगा, 1 सब्जेक्ट आपका माइनर का होगा, 1 सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का होगा, 4 सब्जेक्ट और होंगे। इनके भी पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, सारी चीज़ें आपको इसी 100 रुपये में करवा दी जाएंगी। यानी कि मात्र और मात्र 100 रुपये में ही आपको बहुत ही विधिवत जानकारी मिलने वाली है। अब की बार पीडीएफ नोट्स के साथ आपको पढ़ाई मिलेगी, सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। जैसे आज क्लास ये होगी, तुरंत ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। काफ़ी बच्चे कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप देरी ना करें, फटाफट से आप ज्वाइन हो जाएं। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, आप पीछे ना हटें, तुरंत एक प्रकार से मात्र 100 रुपये खर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट का, ठीक है, और विधिवत तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य के जनहित के कार्यों पर प्रकाश डालिए। बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के जनहित के कार्य, जनहित मतलब कि वो जनता के हित के लिए जो काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं, चाणक्य इनके गुरु थे, ठीक है। नंद वंश को एक प्रकार, नंद वंश के अंतिम सम्राट था, मतलब राजा था, उसका नाम था घनानंद, उसको एक प्रकार से पराजित करके, ठीक है, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिल करके उसको गद्दी से हटाया, ठीक है, और उसकी गद्दी को कब्जा करके अखंड भारत की कल्पना की, अखंड भारत का एक प्रकार स्वरूप प्रस्तुत किया। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी शासक था। इनके गुरु जो चाणक्य थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनके ऐसा विद्वान आज तक पूरी पृथ्वी पर हुआ नहीं, ठीक है। चाणक्य जी जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र जो रचना है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखते हैं अर्थशास्त्र नाम से, वो अर्थशास्त्र पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, और वो एक प्रकार से बड़े विद्वान थे, बड़े कूटनीतिज्ञ थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रजावत्सल शासक था। प्रजावत्सल मतलब कि प्रजा को एक प्रकार से बहुत ही अहमियत देता था, प्रजा से प्रेम करता था। उसने अपने साम्राज्य में लोक कल्याणकारी संबंधी कार्य एक पृथक विभाग बनवाया था लोक कल्याणी कार्य के लिए, यानी कि लोक कल्याणकार, ताकि जनता का एक प्रकार से कल्याण हो, इसके लिए एक अलग कार्यालय बनवाया था, एक अलग विभाग बना था, जिससे जनता अपनी समस्याओं को बताती थी और जनता की समस्याओं को सुना जाता था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य किए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कई काम किए थे, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। जैसे देखें कौन से काम किए थे। पहला काम क्या किया था भाई? पहला काम किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में
यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था और सरायों का निर्माण करवाया था। सड़क और सराय इन सभी का निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ताकि यात्री लोगों को सुविधा हो सके। दूसरी बात, किसानों की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेक कुओं का निर्माण करवाया था, कुआं खुदवाए थे, तालाबों का निर्माण करवाया, झील बनवाई थी, नहरों का निर्माण भी करवाया था। तो कुआं, तालाब, झील, नहर ये सब सिंचाई के लिए, किसानों की सुविधा के लिए इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाया। ठीक है। तीसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने जनहित में ये किया कि सम्राट ने अनेक औषधालय खुलवाया। औषधालय मतलब जैसे अस्पताल आजकल होते हैं, ऐसे ही औषधालय हुआ करते थे, जिसमें औषधियाँ विभिन्न रोगों की मिलती थी। तो तमाम औषधालय खुलवाए जहाँ मुफ्त औषधियाँ दी जाती थी लोगों को, यानी कि अगर आप बीमार होते थे तो आपका मुफ्त में यानी फ्री में इलाज होता था। ठीक है। तो फ्री में दवाई होगी, फ्री में पढ़ाई, और गाँव गाँव रोड चक रोड बन जाई। ठीक है। गाना किसका है? निरहुआ का गाना था, बहुत पहले आया था कि जो है नेताजी का एक गाना है कि भाई गाँव गाँव रोड चक रोड बन जाई, फ्री में पढ़ाई होगी, फ्री में दवाई, गाँव गाँव रोड चक रोड बन जाई, एक बेरी, मतलब ऐसे कुछ था गाना है, बड़ा ज़बरदस्त गाना, नेतागिरी पर ही है कि जो है आपकी जिता दीजिए और आपके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी। तो सम्राट तमाम प्रकार के अस्पताल, तमाम प्रकार की औषधियाँ सब फ्री में आपको दी जाती थी, एक प्रकार से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके अलावा अकाल, महामारी, बाढ़ इन सभी संकटों के अवसर पर पीड़ित लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती थी, यानी कि राजकोष से उनको धन देते थे उनकी सुविधा के लिए। उनकी क्या क्या क्षति हुई है उस क्षति के अकॉर्डिंग उनको एक प्रकार से क्षतिपूर्ति के लिए भी व्यवस्था अकाल, महामारी और बाढ़ के दौरान राजकोष से किया जाता था, यानी कि बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था थी। इसके अलावा बालकों, बूढ़ों, अनाथों, ठीक है, अनाथों, अनाथ मतलब कि ऐसे लोग जो कि प्रकार जिनका कोई नहीं है। ठीक है। तो जो बालक होते थे छोटे छोटे, जो बूढ़े होते थे, वृद्ध होते थे, अनाथ होते थे, अपाहिज लोग होते थे या गरीब लोग होते थे, उनको लोक कल्याणकारी विभाग के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। जो आर्थिक सहायता एक प्रकार से देती थी लोक कल्याणकारी विभाग, जो अलग से बनवाया था लोगों की सहायता के लिए, उसके द्वारा एक प्रकार से बालकों को, बूढ़ों को, अनाथों को, अपाहिजों को, गरीबों को एक प्रकार से उनके उचित प्रबंध किए जाते थे, उनके लिए उनकी सहायता की जाती थी, ताकि वो लोग एक प्रकार से जो है वो अपने जीवन यापन सही तरीके से कर पाएँ। ठीक है। इस संबंध में डॉक्टर राजबली पांडे, जो कि बड़े फेमस इतिहासकार हैं, डॉक्टर राजबली पांडे, इनका मंतव्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बहुत ही संगठित और सुव्यवस्थित था। संगठित सुव्यवस्थित होने का कारण यह था कि इनके जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, वो थे चाणक्य, और चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, वो एक प्रकार से अगर आज भी अब अगर आप देखें तो उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर कोई राजा चले या कोई राजनीतिक चले तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से दोबारा से चुनाव में उसको वोट नहीं मांगना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से जो कूटनीति, राजनीति या आर्थिक नीति या सामाजिक नीति, इन सभी में कुशल थे चाणक्य जी। तो चाणक्य एक प्रकार से बराबर चंद्रगुप्त मौर्य को तमाम प्रकार के ज्ञान बताया करते थे कि भाई तुमको ये करना है, अब ऐसे करना चाहिए। इस वजह से आप देखते हैं इनका एक प्रकार जो समाज रहा वो बहुत ही संगठित रहा, सुव्यवस्थित रहा। इनके जो शासन प्रबंध था उसमें कोई प्रकार की त्रुटियां आपको नहीं देखती हैं। यहाँ तक कि एक प्रकार से जो विदेशी एक प्रकार से हमलावर आते हैं उनको भी एक प्रकार से यमन वगैरह को पराजित करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को दौड़ा दौड़ा करके मारने में सफल हो जाते हैं। तो बड़े विद्वान चाणक्य थे और उनकी वजह से, और ये चूँकि प्रतापी था, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही मतलब कि योग्य था, बहुत योग्य शासक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी बताते थे उसके अकॉर्डिंग ही काम करता था। उनके जनहित कार्य बड़े ही महत्वपूर्ण थे, यानी कि एक प्रकार से जो जनता के लिए सुनिहित काम किए थे, जो अच्छे काम किए थे, वो बड़े ही एक प्रकार से फेमस हुए और उसका बड़ा ही सम्मान किया गया। ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आपका क्या है भाई, लगातार परीक्षा में आने वाला। अगला क्वेश्चन से कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई, सभी लोग बताइएगा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? देखिए, कलिंग एक स्वतंत्र तथा शक्तिशाली राज्य था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति मौर्य साम्राज्य के लिए
घातक सिद्ध हो सकती थी। इस वजह से कलिंग पर आक्रमण करके, ताकि कलिंग कमज़ोर हो और कलिंग हमारे अंडर में रहे, ऐसा एक प्रकार से अशोक ने सोचा। अशोक चूंकि मौर्य वंश का ही शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त मौर्य के ही एक प्रकार से नाती कह सकते हैं ये थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कलिंग एक स्वतंत्र तथा शक्तिशाली राज्य था और उसकी बढ़ती हुई शक्ति मौर्य साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। इस वजह से जो अशोक थे उन्होंने एक प्रकार से कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहा और कलिंग पर आक्रमण किया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अशोक जो था अपने पिता बिंदुसार की पराजय का बदला लेना चाहता था। बिंदुसार इसका अशोक के पिताजी का नाम था और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बिंदुसार की पराजय का बदला लेना चाहता था। डॉक्टर भंडारकर नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा, उनके अनुसार जब बिंदुसार ने दक्षिण भारत के चोल तथा पांड्य राज्यों पर आक्रमण किया था तब कलिंग के राजा ने पीछे से बिंदुसार पर आक्रमण कर दिया था और इस वजह से क्या हुआ था कि बिंदुसार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था और बिंदुसार पराजित हो गया था बुरी तरीके से। यानी बिंदुसार के साथ कहीं ना कहीं पे कलिंग का जो राजा था उसने एक प्रकार से पीछे से हमला किया था। जब दक्षिण विजय के लिए दक्षिण भारत पर चोल और पांड्य के राज्यों पर आक्रमण करने के लिए एक प्रकार से बिंदुसार जा रहा था, उस दौरान इसने ऐसा किया था। अतः अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। ये भी एक कारण रहा, ठीक है। ऐसे ही और तमाम सारे कारण रहे, लेकिन ये दो कारण बहुत ही फैक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। प्रश्न क्या है? गुप्त लिच्छवी संबंध का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, लिच्छवी एक प्रकार से वंश है और गुप्त का भी वंश है। तो गुप्त और लिच्छवियों के बीच संबंध कैसे स्थापित हुआ? तो संबंध कैसे बनता है? जब एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में एक प्रकार से शादी वगैरह हो जाती है तो उसे संबंध बन जाते हैं। इसीलिए जब लड़के के पिता और लड़की के पिता दोनों को के बप्पा को क्या कहते हैं? आपस में क्या होते हैं? संबंधी होते हैं, समधि कहते हैं उसको अवधि में, लेकिन समधि नहीं, संबंधी कहा जाता है उनको। संबंधी मतलब रिलेशनशिप में हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो गुप्तों के इतिहास में लिच्छवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुप्त वंश के प्रथम सम्राट जो रहे हैं, महाराजा धीराज की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठे थे श्री चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंशीय राजकुमारी थी महादेवी, उनका नाम था कुमार देवी। महादेवी कुमार देवी से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया किसने? जो गुप्त वंश के सम्राट थे, गुप्त वंश के प्रथम राजा थे, गुप्त वंश के प्रथम सम्राट महाराजा धीराज की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था कुमार देवी या महादेवी कुमार देवी। तो उनसे अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लिच्छवियों के साथ गुप्तों का वैवाहिक संबंध उसके राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इस वैवाहिक संबंध की संपुष्टि उसके राजा रानी प्रकार की स्वर्ण मुद्रा से होती है। चूँकि राजा रानी स्वर्ण मुद्रा जो गुप्त वंश की है तो उससे पता चल जाता है। इस मुद्रा के अग्रभाग पर राजा रानी को कुछ भेंट दे रहा है और पृष्ठभाग पर बाईं ओर प्रतीक तथा दाहिनी ओर सीधी पंक्ति में लिच्छवा लिखा हुआ है, ठीक है, लिच्छवा लेख लिखा हुआ है सिक्कों पर। इस संबंध में डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी एक अच्छे इतिहासकार हैं, इनका मत है कि जिस प्रकार हर्यक वंशी नरेश बिंबिसार ने लिच्छवी कन्या चेलना या छलना से विवाह किया था और प्रथम मगध साम्राज्य की नींव डाली थी, उसी भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकन्या महादेवी कुमार देवी के साथ अपने विवाह के द्वारा द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की होगी, ऐसा एक प्रकार से इसने कहा, ठीक है। यहाँ तक कि आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, जो कि एक बहुत बड़ा लेख और बहुत ही फैक्चुअल लेख माना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा क्या है? लिच्छवी दौहित्रस्य महादेव्याम कुमार देव्याम उत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य। चूँकि जो प्रयाग प्रशस्ति है ये एक प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति नाम के एक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। रवि कीर्ति एक लेखक हैं उस दौरान के, उन्होंने शायद इसको लिखा था प्रयाग प्रशस्ति को। तो उसमें एक प्रकार समुद्रगुप्त के जन्म को लेकर के क्या लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में कि लिच्छवी दौहित्रस्य महादेव्याम कुमार देव्याम, यानी कि लिच्छवी वंश की
पुत्री या लिच्छवी वंश की कौन सी पुत्री महादेव्याम कुमार देव्याम यानी महादेवी कुमार देवी उत्पन्नस्य महाराजाधिराज, उससे कौन उत्पन्न हुए महाराजाधिराज। कौन महाराजाधिराज की उपाधि पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम को थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र थे कौन महाराजाधिराज की उपाधि को लेकर के बैठे समुद्रगुप्त नाम के राजा। समुद्रगुप्तस, जिसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त 100 से अधिक युद्ध लड़े, एक भी युद्ध समुद्रगुप्त हारा नहीं। इसका प्रमाण आज तक नहीं मिलता कि समुद्रगुप्त एक प्रकार से एक भी युद्ध हारा हो, यानी समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़ा आज तक वो सब जीता। और गुप्त वंश को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहते हैं, चूँकि गुप्तों ने एक प्रकार से चाहे उनकी राजनीतिक दशा की बात करें, सामाजिक स्थिति की बात करें, या फिर एक प्रकार से उनके आर्थिक तंत्र की बात करें, या उनके सोने के सिक्के चलाने की बात करें, हर मामले में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम प्रकार के दृष्टिकोण, तमाम प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुप्त वंश जो है पूरे के पूरे इतिहास में सबसे ज़बरदस्त युग रहा है। इसीलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को, जिसमें समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए। गुप्त वंश के हर एक शासक अपने आप में एक प्रकार से पावरफुल थे, एक से बढ़कर एक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश के एक प्रकार से पहले सम्राट माने जाते हैं, महाराजाधिराज के नाम से गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। वह महाराज श्री घटोत्कच का पुत्र था। किसका लड़का था भैया? चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का लड़का था। उसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी वंशी राजकुमारी महादेवी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाती, चूँकि लिच्छवी वंश भी अपने आप में पावरफुल हुआ करता था। इस विवाह से उसे पाटलिपुत्र भी प्राप्ति हुई, मतलब पाटलिपुत्र की प्राप्ति हो गई, तथा निकटवर्ती प्रदेशों और वैशाली को जीतने में सहायता भी मिली। उसने लिच्छवी प्रकार के सिक्के का प्रचलन करवाया और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, जिससे समस्त बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ भाग में सम्मिलित, यानी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके ये एक प्रकार से मतलब कि चंद्रगुप्त प्रथम के अंडर में आ गए। उसने गुप्त संवत का प्रचलन भी करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जो चलता है उसका प्रचलन उसने करवाया था, जो 26 फरवरी 320 ईस्वी से प्रारंभ होता है। उसने 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया। किसने? चंद्रगुप्त का शासन कब से कब तक रहा? 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक किसने शासन किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अपने जीवन काल में ही उसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त से और अधिक प्रतापी हुआ। ठीक है, ये बात क्योंकि इसको विरासत में चीज़ें कुछ मिल गई थी और पावर शक्ति तो मिली ही थी। ठीक है, बाकी इतना प्रतिभाशाली भी समुद्रगुप्त था कि एक प्रकार से जो भी युद्ध लड़ा कोई हारा नहीं। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई रीजन है। देखिए, डॉक्टर B.A. स्मिथ बड़े ज़बरदस्त इतिहासकार हैं, और ये इतिहासकार जो हैं ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है इन्होंने, जिसका कारण इन्होंने निम्नलिखित बताया है। पहला कारण बताया कि जिस प्रकार नेपोलियन एक महान योद्धा था तथा विजेता था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था और विजेता था, इसीलिए नेपोलियन और समुद्रगुप्त की तुलना डॉक्टर B.A. स्मिथ करते हैं। दूसरी बात, अपनी योग्यताओं के आधार पर नेपोलियन ने समस्त यूरोप को आतंकित कर दिया था, यानी कि पूरे के पूरे यूरोप को एक प्रकार से जो है आतंकित कर दिया था। पूरा यूरोप इससे डरता था। उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के नृपतियों को आतंकित कर दिया। नृपति मतलब कि राजाओं को। भारत के राजा जो थे वो समुद्रगुप्त से डरते थे, समुद्रगुप्त का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त इतना प्रतापी था कि जिस ओर मुड़ जाता था उस ओर विजेता मतलब विजय करके ही लौटता था। यानी एक प्रकार से समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी शासक था। मेरे हिसाब से नेपोलियन से भी ज़्यादा प्रतापी था। नेपोलियन से प्राचीन था, यानी नेपोलियन से बड़ा। अगर देखें, नेपोलियन से पहले समुद्रगुप्त आए, तो नेपोलियन से तुलना समुद्रगुप्त की नहीं बल्कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जानी चाहिए। यानी एक प्रकार से समुद्रगुप्त को यूरोप का एक प्रकार से मतलब कि यूरोप का नेपोलियन कहा जाना चाहिए समुद्रगुप्त को। ठीक है, जबकि इसका उल्टा बता दिया B.A. स्मिथ ने, लेकिन फिर भी ठीक ही है। तीसरी बात, अनेक राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता उसी प्रकार स्वीकार कर ली जैसे नेपोलियन की अधीनता स्पेन,
हालैंड, इन सभी देशों ने स्वीकार कर ली थी बिना लड़े ही। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जिस तरीके से कुछ राजा तो ऐसे ही सरेंडर कर देते थे, कुछ लड़ते थे तो कुछ ही दिनों में उनको मार पीट करके ख़त्म कर देते थे। इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। तो बड़ा ज़बरदस्त एक प्रकार से शासन व्यवस्था रही है इनकी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, प्रश्न है आपका कि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रतिहार वंश के शासक थे कौन? नागभट्ट द्वितीय, और बहुत ही प्रतापी शासक है नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज का योग्य उत्तराधिकारी था नागभट्ट द्वितीय, यानी कि इसके जो एक प्रकार से पिताजी थे वत्सराज थे, मतलब कि वत्सराज का योग्य उत्तराधिकारी मान सकते हैं नागभट्ट द्वितीय को। कट्टर साम्राज्यवादी था, साम्राज्यवादी मतलब कि साम्राज्य को बढ़ाने वाला था, मतलब कि हमेशा युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने का एक प्रकार सोचता था कौन? नागभट्ट द्वितीय। उसने कान्यकुब्ज पर अधिकार मतलब आधिपत्य स्थापित किया और अपनी राजधानी अवंती से हटा करके कन्नौज को बनाया, ठीक है। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है, जो कि पहले उसकी राजधानी अवंती थी वत्सराज की, लेकिन जब ये नागभट्ट गद्दी पर बैठा तो उसने अवंती से राजधानी को हटा दिया और कन्नौज को बनाया। उसने मुंगेर में मगध और बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया। चूँकि मुंगेर में युद्ध हुआ, मगध और बंगाल के शासक थे धर्मपाल, पाल वंश के जो है शासक थे, इनको पराजित किया। मुंगेर के पास पाल और प्रतिहार के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें प्रतिहारों को सफलता मिली, यानी कि प्रतिहार मतलब नागभट्ट द्वितीय को सफलता मिलती है। और उसके अतिरिक्त उसने मतलब कि आनर्त यानी उत्तरी जो काठियावाड़ का इलाका है, समुद्र मतलब कि ये क्या नाम है, नागभट्ट द्वितीय ने उत्तरी काठियावाड़ का इलाका, मालवा का इलाका, मत्स्य यानी पूर्वी राजपूताना, किरात, तुरुस्क, कौसाम्बी, इन सभी के वंशों को पराजित किया। इन सभी के जो राजा महाराजा थे उनको पराजित किया। आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं ने उसके प्रति वैसा ही आत्मसमर्पण किया जिस तरह से पतंग दीप शिखा के प्रति करते हैं, यानी जिस तरीके से जो पतंगे होती हैं, जो एक प्रकार से कीड़े मकोड़े होते हैं, जब कोई दीपक जल रहा होता है और उसी दीपक में आकर के अपने आप को झोंक देते हैं, इसी तरीके से आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं ने एक प्रकार से किसकी? नागभट्ट द्वितीय, जो कि प्रतिहार वंश का शासक था, बड़ा प्रतापी शासक था, उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। प्रारंभ में नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय के द्वारा पराजित हुआ था। गोविंद तृतीय भी एक प्रकार से बड़ा प्रतापी शासक है, ठीक है, तो उससे पराजित हुआ था शुरुआत में। परंतु 814 ईस्वी में गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद में राष्ट्रकूटों के आंतरिक कलह के कारण से क्या हुआ? नागभट्ट द्वितीय को उनके खतरे से मुक्ति मिली और वह अपने वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया। कौन? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का एक शक्तिशाली सम्राट था, यह आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय और गढ़वालों के बीच संबंधों का उल्लेख कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय मतलब क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान, चाहमान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और गढ़वाल वंश का शासक में मेरे हिसाब से जो जयचंद्र था वो था, ठीक है। तो चाहमान और गढ़वाल संबंध कटुतापूर्ण थे, दोनों में एक प्रकार से बैठता नहीं था, और यह कटुता बिग्राराज चतुर्थ और विजय चंद्र के समय से ही चली आ रही थी। चूँकि बिग्राराज चतुर्थ भी चाहमान वंश का था और गढ़वाल वंश के थे विजय चंद्र, उनके समय से ही एक प्रकार से ये कटुता जो है चाहमान वंश और गढ़वालों के बीच में चली आ रही थी। बिग्राराज ने क्या किया? विजय चंद्र से को युद्ध में परास्त कर दिया था, उसका उत्तराधिकारी जयचंद हुआ। जयचंद इसका बदला लेने हेतु मौके की ताक में था, ठीक है। पृथ्वीराज चूँकि उसके बाद में बिग्राराज चतुर्थ के बाद में आप देखते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है गद्दी पर बैठते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जब चंदेलों को परास्त किया तो कन्नौज ने उसकी ओर अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया, इसलिए पृथ्वीराज की कन्नौज को सबक सिखाना चाहता था पृथ्वीराज भी। इस प्रकार दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक एक दूसरे के साथ राज्य को अपने राज्य में मिलाने की प्रबल इच्छा रखते थे। यह दोनों के मध्य शत्रुता और वैमनस्य का स्वाभाविक कारण बन सका। कन्नौज, ठीक है, क्योंकि कन्नौज पर पृथ्वीराज चौहान भी अपना शासन जमाना चाहते थे और वो भी, ठीक है। उनके मध्य संघर्ष का तत्कालिक कारण था संयोगिता का स्वयंवर, क्योंकि संयोगिता जो थी वो एक प्रकार से प्रेम करती थी इनसे, क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान से, और जयचंद की यहाँ की थी, ठीक है। अब संयोगिता
जब पृथ्वीराज चौहान मूवी अभी आई है उसको देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। संयोगिता का स्वयंवर था तो उसका हरण और वर्ण एक प्रकार से दोनों किया गया, मतलब कि वर्ण चूंकि इसलिए हुआ चूंकि संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान का, इसलिए उसको वर्ण कहेंगे। हरण इसलिए कहेंगे चूंकि एक प्रकार से राज्यसभा में एक प्रकार से बिना आमंत्रण किए जाते हैं और उसको उठा करके ले आते हैं पृथ्वीराज चौहान। जो ही संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाली, पृथ्वीराज किसी युक्ति से संयोगिता को उठा करके वहाँ से ले गए, मतलब भगा ले गए। ठीक है, कन्नौज की भगा लेने का मतलब ये है कि वहाँ से उठा लेकर के चले गए। जैसे कि मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की वहीं पर थी तो वहीं पर एक प्रकार से पहले से पूरा रणनीति बनाई गई थी, तो वर्ण उन्होंने कर लिया कि भाई पृथ्वीराज चौहान उनको मैं प्रेम करती हूँ और उन्हीं से मैं शादी करूँगी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने किया और उन्होंने एक प्रकार से माला डाल दी और वहाँ से मतलब कि वहाँ से उठा करके पृथ्वीराज चौहान उनको ले गए। कन्नौज की सेना ने उन्हें पकड़ने के अथक प्रयास किए, परंतु वे सकुशल अजमेर पहुँच गए और वहाँ विवाह किया। यद्यपि जयचंद दिल्ली प्रदेश को हस्तगत करने के लिए संघर्षरत था, परंतु दोनों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी कभी भी एक प्रकार जयचंद और पृथ्वीराज आपस में जो है प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर के नहीं लड़े, लेकिन जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ठीक है के बीच में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा, मतलब कि मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन जब एक प्रकार से द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करता है। पृथ्वीराज चौहान के सारे पोल को जो जयचंद था वो बता देता है, मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और मोहम्मद गौरी से मिल करके और पृथ्वीराज चौहान का खात्मा हो जाता है। ठीक है, और यहीं से हिंदू सत्ता जो है पूरी की पूरी वो लड़खड़ा सी जाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रशस्ति के विषय में क्या जानते हैं आप। देखिए, इलाहाबाद की प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के चरित्र और कृतियों का विवरण प्रस्तुत करती है। चूँकि समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी शासक था, समुद्रगुप्त बेसिकली गुप्त वंश का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान का बहुत ही प्रतापी शासक है समुद्रगुप्त। यह प्रशस्ति इलाहाबाद की समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। समुद्रगुप्त के युद्ध और संधि मंत्री हरिसेन जो थे उनके द्वारा लिखी गई है। चूँकि समुद्रगुप्त के युद्ध और संधि के मंत्री थे कौन, हरिसेन नाम के एक विद्वान, उनके द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी गई। भाषा और अलंकार की दृष्टि से यह लिपि अत्यंत सुंदर है। इस प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के इतिहास स्वरूप निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। समुद्रगुप्त ने इस प्रशस्ति को अशोक के उस स्तंभ पर लिखवाया था जो अपने मूल रूप में पहले इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में था और वहाँ से लाकर के अकबर के दरबार अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा जो बनवाए गए इलाहाबाद के किले हैं उसमें अब भी गाड़ा हुआ है ये जो लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, नीति की यह विचित्र लीला है कि जिस स्तंभ पर अशोक का मंगलमय शांतिप्रद अहिंसात्मक उपदेश लिखा था उसी पर समुद्रगुप्त का रक्त रंजित विजय गान भी लिखा था। यानी अशोक चूँकि जब कलिंग युद्ध के बाद में उनको यह एहसास होता है कि हमने भीषण नरसंहार एक प्रकार से बिना वजह से ही कर डाला, या एक प्रकार से ऐसा नरसंहार मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे में अशोक जो है वो शांति के तमाम प्रकार की चीज़ें जो है स्तंभों पर लिखवाना शुरू कर देता है। और जब अशोक इस तरीके से तमाम प्रकार के शांति लेख अहिंसापूर्ण लेख जो है वो लिखवाना शुरू कर देता है अलग अलग स्तंभों पर, तो उसी स्तंभों पर चूँकि जब अशोक के बाद में आता समुद्रगुप्त ने क्या लिखाना शुरू कर दिया, उसी खंभे पर एक तरफ लिखा है अहिंसा के पाठ और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, वहीं पर उसके एक प्रकार से रक्त रंजित यानी जो विजय गान है, समुद्रगुप्त जो युद्ध लड़ा है, समुद्रगुप्त की बहुत युद्ध लड़ा और सारे युद्ध जीता, तो उसके विजय गान भी लिखे हैं उसी तरफ। ठीक है, एक तरफ युद्ध दूसरी तरफ अहिंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय का नागवंश के से संबंधों का उल्लेख कीजिए। देखिए, नागवंश का राजनीतिक इतिहास गुप्तों से भी प्राचीन है। यानी गुप्तों से प्राचीन किसका है, नागवंश का इतिहास। गुप्तों के आविर्भाव के पूर्व इस वंश के लोग शक्तिशाली माने जाते थे और उनकी विभिन्न शाखाएं जैसे पद्मावती, विदिशा और अहिछत्र में शासन किया करती थी नागवंश की, जो उस समय के प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसके अनुसार समुद्रगुप्त ने नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत तथा नंदी को पराजित किया था। यानी नागवंश के तमाम राजाओं को जो भी उड़े, यानी नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी जो अलग अलग एरिया में शासन कर रहे थे नागवंश के, उन सभी को एक प्रकार से दौड़ा के पराजित किया, परंतु इनका समूल विनाश नहीं हुआ। अभी भी इस वंश के लोगों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से कर लिया। चूंकि एक प्रकार से नागवंश का खतरा, चूंकि समुद्रगुप्त जो थे वो सबसे युद्ध ही करे थे, तो चूंकि सब दुश्मन बन चुके थे, ऐसी स्थिति में क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या सोचा कि हम अगर कैसा करेंगे कि हम इनसे विवाह संबंध स्थापित कर लेंगे तो हमारा जो खतरा होगा वो टल जाएगा, हमेशा दिक्कत नहीं बनेगी नागवंश की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, उनसे कर लिया। इससे क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता नाम की एक पुत्री थी, उनका जन्म हुआ। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा गया है कि प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और नागवंश की राजकुमारी प्रभावती थी, मतलब कुबेर नागा थी, उनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। ठीक है, एक कन्या उत्पन्न हुई। पूना ताम्रलेख में महादेवी कुबेर नागा को नागकुल में उत्पन्न नागकुल की संभूता कहा गया है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का अभिमत है कि इस संबंध के कारण इस गुप्त नरेश को अपनी नव स्थापित सार्वभौम सत्ता को सुदृढ़ करने में सहायता उपलब्ध हुई, जब एक प्रकार से कुबेर नागा के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक प्रकार से विवाह कर लिया। फिर जो नागवंश का एक प्रकार से खतरा मंडरा रहा था वो समाप्त हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चंद्रगुप्त द्वितीय एक प्रकार से ये जो है गुप्त वंश के हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने साकार की उपाधि क्यों धारण करी थी, प्रश्न बढ़िया है, बताएं। देखिए, अवंती से लेकर के सौराष्ट्र तक का, सौराष्ट्र मतलब जो महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका, उसी को सौराष्ट्र कहते थे। तो अवंती से लेकर के सौराष्ट्र तक शक छत्र मतलब कि शक और क्षत्रप, ये जो अलग अलग वंश थे, इनका आधिपत्य था। यहाँ का शासक रुद्र सिंह तृतीय शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय की सेना का सामना रुद्र सिंह तृतीय ना कर सका। इस आक्रमण का उल्लेख उदयगिरी के अभिलेख में हमको मिल जाता है। अन्य अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने मालवा के शकों को पराजित किया, क्योंकि शक, कुषाण, ये सब जो थे ये विदेशी जातियां थी जिनको पराजित किया था। चूँकि शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसीलिए इसको साकारी कहा गया। ठीक है, क्योंकि शकों को पराजित करने वाला साकारी का मतलब होता है। शकों को पराजित किया। शक राजा को पराजित करने पर पश्चिम के गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना आदि प्रदेशों पर उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है। शकों की पराजित करने के उपलक्ष्य में ही उसने साकार की उपाधि धारण की और एक प्रकार से जश्न किया होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करी 388 से 401 ईस्वी में किया होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शकों को पराजित किया था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसीलिए इसने साकार की उपाधि धारण की होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। बाकी ऐसे ही महासंग्राम रिवीजन क्लास जो होगी लगातार आपके लिए जो है मिली होगी आपको। तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है कल हुई थी, ये आपने देखा होगा, इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान पढ़ना था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ऐसे ही सोशियोलॉजी का और सभी सब्जेक्ट का आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, और अगर आपको कोर्स लेना है तो आप SMS कर देंगे 91 61 93 60 62 पर। उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इन सभी के एक प्रकार से वीडियोज़ लगातार और उन सभी की PDF नोट्स आपको मिलती रहती हैं। तो आपको क्या करना है कोर्स वगैरह लेने के लिए, देखिए PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए 91 61 93 60 62 पर SMS करना है। और मात्र कितने रुपए भैया, 100 रुपीज़ पे करके आप सारे के सारे कोर्स को एक प्रकार से ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में ही आपको सारे सब्जेक्ट की PDF नोट्स और क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप नंबर जो है एक प्रकार से हमारा अबाउट में भी दिया है, क्या नंबर है 91 61 93 60 62। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।